हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जब भी हम यूपीएससी मेंस के अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डाउट जो हमेशा रहता है कि हम एक अच्छी इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। देखो, अच्छी इंट्रोडक्शन लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से ना एग्जामिनर के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है। साथ ही साथ आप अगर एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हो तो अगर एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगी ना तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को अच्छा लगेगा आपका आंसर पढ़ने में एंड अकॉर्डिंगली वो मार्क्स भी उस हिसाब से दे सकता है। तो आज के लेक्चर में ना हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अलग तरीके हो सकते हैं अच्छी इंट्रोडक्शन लिखने के। इसके साथ ही मैं आपको ढेर सारी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि किस पर्टिकुलर चीज़ में हम इस इंट्रोडक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मेक श्योर कि आप ये डिफरेंट ना टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन देख के जाओ ताकि इंश्योर किया जा पाए कि एग्जाम में जब आपको डिफरेंट टाइप की इंट्रोडक्शन लिखने को आए तो आप उसको अच्छे से समझ के लिख पाओ। तो अगर हम बात करें, आप जानते हो कि जैसे 150 वर्ड्स के आंसर आपसे पूछे जाते हैं, एट द सेम टाइम 250 वर्ड्स के, यानी कि 10 मार्क्स एंड 15 मार्कर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। 10 मार्कर वर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चंस, उनको हमें अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स में लिखना होता है और 250 वर्ड्स वालों को अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मिनट्स के अंदर। अब अगर आपने बहुत एक बड़ी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं होगा क्या, आप एक तो वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, साथ में आप इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस आंसर को नहीं मेंशन कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखो। जैसे कि अगर 150 वर्ड्स का आंसर है ना तो अप्रॉक्सीमेटली 15 टू मैक्सिमम 30 वर्ड्स, ठीक है ना। अब 30 वर्ड्स को एक्सीड मत करना, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% के अंदर अंदर आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। 20% को आप एक्सीड ना करो तो बेटर है, क्योंकि अकॉर्डिंगली अगर आप उसको एक्सीड कर जाओगे तो बॉडी के लिए आपके पास जगह कम बचेगी एंड टाइम भी कम रहेगा। सेम तरीका आप 250 वर्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 25 से 40 वर्ड्स की अप्रॉक्सीमेट इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। सिंपली देखो, वर्ड्स काउंट नहीं करने, बट ये जनरली बनता है 2 से 3 लाइंस का, और ये 3 से 4 लाइंस आप लिख सकते हो, मैक्सिमम 5 लाइन, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कितना हमें इंट्रोडक्शन को टाइम देना है या अकॉर्डिंगली कितने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहला है डेफिनेशन बेस्ड। जैसे कुछ ऐसे ना हमारे एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो उन कीवर्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है एंड अगर वो कीवर्ड्स ना कुछ बहुत ही ऑब्वियस चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो GS1 के अंदर सोसाइटी कंपोनेंट के अंदर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं अगर जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, अभी लास्ट ईयर ही हमसे पूछा गया था, आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है ये, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर ना आप ग्लोबलाइजेशन की अच्छी सी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज आइडियाज, ठीक है ना। तो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप यहाँ पे इस तरह से आप और भी टॉपिक्स की ना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप GS1 के अंदर सोसाइटी के अंदर ही देख लो, आपको कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, रीजनलिज्म देखने को मिलता है, तो इन चीज़ों की आप डेफिनेशन डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में ही कोशिश करना कि इनकी आपके पास कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स भी हों। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स जब होती है ना तो कहीं ना कहीं आपके जो आर्गूमेंट दे रहे हो उसको एक वेट मिलता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको वो सब्सटेंशिएट करने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही जैसे और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर तो डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंट्रोडक्शन में अंदर ही आप क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दोगे एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, तो ये आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख लो, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हमसे पूछा गया है, तो डेफिनेटली प्रेशर ग्रुप्स की जो भी डेफिनेशन हो विद अ सर्टेन एग्जांपल, आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम देखो, हमारे पास एथिक्स के क्वेश्चन होते हैं और आप जानते हो कि एथिक्स के क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स दे रखे हैं। एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, इस तरह के ढेरों कीवर्ड्स हमें एथिक्स के सिलेबस में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन डिफरेंट चीज़ों के ना कीवर्ड्स की आपको डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपके पास होगी तो आप डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। साथ ही साथ आप उनकी एग्जाम्पल्स भी नोट्स कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंगली आप उसको अकॉर्डिंगली अपने जो चीज़ें कह रहे हो उनको एक तरह से सब्सटेंशिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। ये तो हो गया पहला तरीका डेफिनेशन का, साथ में दूसरा मैंने आप एग्जांपल्स के थ्रू भी आप उनको इंटरलिंक कर सकते हो। अगले टॉपिक पे चलें तो यानी कि डेटा से भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन द व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया, क्या आगे पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग को प्रमोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ना एग्जामिनर ने बात क्या कर दी, लैंड होल्डिंग्स का साइज कम हो रहा है, तो यहाँ पे डेटा दे दो। जैसे कि आप जानते हो
कि एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से क्या है, आप जानते हो कि अप्रॉक्सीमेटली या 86% से भी ज़्यादा जो हमारे फार्मर्स हैं ना वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेट जो एवरेज साइज़ है, ठीक है ना, ये जो साइज़ बोल रहे हैं लैंड होल्डिंग्स का, ये 1.08 हेक्टेयर के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर ने बोला, आपने उसको डेटा के साथ सब्सटेंशिएट कर दिया कि हाँ डिक्लाइनिंग जो लैंड होल्डिंग्स का साइज़ है वो बिल्कुल कम होता ही रहा है। आप इसके साथ ही साथ कोई और डेटा भी दे सकते हो कि अच्छा हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम इतना था और करंटली अगर लैंड होल्डिंग का साइज़ देखें तो वो कम हो चुका है, तो ये डेटा भी आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस डेटा से ना आपने बिल्कुल एक टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन कर दी है, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप सेम चीज़ को बॉडी के अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। उसके साथ ही जैसे यहाँ पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का पुअर रैंक जो चल रहा है, ये डिफरेंट और भी कोई ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई और इंडेक्स आपको दिमाग में आता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप डेफिनेटली इंट्रोडक्शन के अंदर कोट करके एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट कर सकते हो। देखो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे ना मैंने डेटा की बात करी, उसी तरह से कुछ हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे कि आप ना GS2 की बात करो, यानी कि पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो पॉलिटी के अंदर आप डेफिनेटली आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर ली, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपको पता है कि यूसीसी कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 44 के अंदर, राइट। तो कहीं ना कहीं ये मेंशन भी कर सकते हो कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से इन्विसाज करता है कि एक थ्रू आउट द स्टेट यूसीसी हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। साथ में ही जैसे मैंने आपको बोला ना कि डेटा हो गया, आर्टिकल्स हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं। और इनको देखो जान लेना तो ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं जब आप अपने एंड पे इन चीज़ों को ना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें अपने आप एग्जाम में नहीं होंगी। तो इसलिए ज़रूरत तो क्या है कि आप प्रॉपर आंसर राइटिंग करो, और आंसर राइटिंग करते टाइम ना इन चीज़ों को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, और देखो कि क्या मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखो ये चीज़ आंसर राइटिंग का ना नाम ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि ये आती ही प्रैक्टिस से है, ये बिना प्रैक्टिस करते आपको नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप डेफिनेटली अपने एग्जाम्स के अंदर ट्राई करना कि कैसे डेटा को इनकॉर्पोरेट करना है, आर्टिकल्स हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, डेफिनेशंस हो गया। तो जितना ज़्यादा आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा बेहतर आप कर पाओगे। और यही ना आप सभी की इसी पर्टिकुलर चीज़ को सुधारने के लिए हमारी टीम की तरफ से ना 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर देखो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको डिस्कस किए ना कि अच्छा ऐसे ग्लोबलाइजेशन का ऐसे लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दी जाती हैं। फिर उसके बेसिस पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, एंड ऑन द बेसिस आपको इवेल्युएशन प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कहाँ पे अच्छी चीज़ें कर रहे हो, एट द सेम टाइम कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो जब हमें गलतियां पता लगती हैं ना, फिर उसके बेसिस पे हम ओवर द टाइम वर्क कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनको इंप्रूव कर सकते हैं। और आपके हमारे ना जो डिफरेंट मेंटर्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे इन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, राइट। एट द सेम टाइम आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे इंक्लूडिंग एसेस। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ना पूरा जो आंसर राइटिंग है वो आपकी डेफिनेटली इन पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बहुत बेहतर हो सकती है अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करते रहो। साथ ही साथ ये कोर्स आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन माध्यम में भी अवेलेबल है। तो कुछ आपके डाउट्स हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मेल डालकर भी आप अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। इसके साथ ही देखो करंट अफेयर्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो करंट अफेयर्स के साथ काफ़ी लिंकेज रखते हैं, तो वहाँ पर आप करंट अफेयर्स ओरिएंटेड लिंकेज भी दे सकते हो। जैसे कि ये 2021 में क्वेश्चन आया था कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना काफ़ी करंट अफेयर्स में थी। जैसे कि अब जो मतलब बात करी जा रही है कि जैसे इंडिया का ना आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आज तक कभी कोई वुमेन नहीं रही, बट ऐसा देखा जा रहा है कि 2027 के अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि एक वुमेन जो हो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, राइट। एट द सेम टाइम अभी आप जानते हो कि लास्ट ईयर जब हमारे जो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके टर्म में ही एक काफ़ी सारी नई वुमेन जो जजेस थी उनका इंडक्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो इन चीज़ों का भी ना आप करंट अफेयर्स का रेफरेंस अपनी इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। उसके साथ ही देखो लास्ट ईयर सीबीआई का चीज़ न्यूज़ में चल रही थी, यानी कि सीबीआई की जो जनरल कंसेंट वाली बात है कि डिफरेंट स्टेट्स ने अकॉर्डिंगली, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, काफ़ी सारी स्टेट्स ने इनके अकॉर्डिंग मतलब बोला था इसके रिगार्डिंग, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को डेफिनेटली स्टार्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्वेश्चन हमें 2021 में देखने को मिला था, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इस वजह से आया कि वेस्ट बंगाल ने बोला था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना आप अपने इंट्रोडक्शन में एक प्रॉपर वे में लिखकर उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा।
उसके साथ में ही देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप काफ़ी सारी चीज़ों का दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात हो रही है कि किस तरह से जो आप जानते हो ना लेफ्टिनेंट जनरल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के एंड जो अकॉर्डिंगली वहाँ की गवर्नमेंट है उनके बीच में काफ़ी टसल, अभी तो चलो थोड़ा कम है बट उसके टाइम पहले काफ़ी चलती रहती थी। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आप ना उनका पूरा एक जो छोटा मतलब पूरा बैकग्राउंड नहीं बट छोटा सा एक बैकग्राउंड आप डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। वो आपको थोड़ा ना एडेड एडवांटेज देगा कि आप ना आपको पूरा का पूरा इवेंट पता है कि कैसे कैसे थिंग्स प्रोसीड हुई हैं, ठीक है ना। डिफरेंट अमेंडमेंट्स भी आप जानते हो, आई थिंक 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ठीक है। फिर डिफरेंट कुछ हमारे केसेस भी आए थे, तो वो सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो। या फिर ये IR कोहेलो केस देख लो, ठीक है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा जिक्र कर सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, या केशवानंद भारती केस का भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। साथ ही कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी आप इन चीज़ों का डेफिनेटली यूजेज कर सकते हो, राइट। देखो इसके अलावा भी आप ना कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट जनरली GS3 या GS सब्जेक्ट्स में उतनी ज़्यादा कोट्स यूज़ नहीं होती। तो कोट्स का आप यूजेज अपने एथिक्स में ऐसे में कर सकते हो, या फिर अपने एथिक्स के क्वेश्चंस में भी ना डेफिनेटली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कुछ अच्छी कोट्स के साथ जो बिल्कुल हमारे टॉपिक के साथ रिलेट करती होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की इंट्रोडक्शंस थी, चाहे वो डेफिनेशन बेस्ड हो गया या फिर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनके बेसिस पे अच्छी इंट्रोडक्शन लिखने के बेसिस पे हो गया, एग्जांपल्स हो गया, डेटा किस हिसाब से यूज़ किया जा सकता है, आर्टिकल्स कैसे हमने यूज़ करने हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, करंट अफेयर से लिंकेज एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स एट द सेम टाइम कि कैसे हमने कोट्स को इनकॉर्पोरेट करना है इन द इंट्रोडक्शन। आई होप आप सभी ने ना एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया होगा कि कैसे ये जो हमने डिस्कस किया कैसे आप उनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैं फिर से रीआइट्रेट कर दूं कि आपको ये चीज़ें समझना तो एक चीज़ है, पर जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू इनको अपने आंसर्स में इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक इस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ज़रूरी क्या है कि आप ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। आई एम वेरी श्योर कि विद प्रॉपर प्रैक्टिस आप इन चीज़ों में बेहतर होंगे एंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छे आंसर्स आने वाले दिनों में लिखने लग जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।